वेल हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अफजल मोइन और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेल हाइपोथैलेमस, तो बच्चों हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कनेक्ट करता है। कैसे करता है इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन बिकॉज इट इज़ नर्वस टिश्यू। ये एक नर्वस टिश्यू है तो ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन हो जाएगा। इसका शेप लिखा हुआ है, ये आमंड शेप का होता है, काफ़ी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे डायनसेफेलॉन का वेंट्रल पोर्शन बनाता है। ठीक है, बात ऐसी है कि हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है उसके फिर फर्दर तीन पोर्शंस होते हैं, प्रोज एनसेफेलॉन, मीज एनसेफेलॉन एंड रॉम एनसेफेलॉन। प्रोज एनसेफेलॉन को फोर ब्रेन बोलते हैं, मीज एनसेफेलॉन को मिड ब्रेन बोलते हैं और रॉम एनसेफेलॉन को हिंड ब्रेन कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है उसके फर्दर फिर तीन पोर्शंस होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डाई एनसेफेलॉन। अब उस डाई एनसेफेलॉन के अंदर फिर फर्दर तीन पोर्शंस होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो एपिथैलेमस होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है और जो हाइपोथैलेमस होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डायनसेफेलॉन का वेंट्रल पोर्शन बनाता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो आपको ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है। उसके बाद फिर इसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम लोग डायोसील कहते हैं। डायनसेफेलॉन की जो कैविटी होती है उसे डायोसील कहते हैं। कैविटी जो है ये थर्ड कैविटी होती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ लोकेटेड एज द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल दैट इज़ डायोसील। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन का उसके फ्लोर में ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक दूसरा डायग्राम शो करूँगा और उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। वेल आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एज आई सेड, जैसा बोला मैंने आपको, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है और लिम्बिक सिस्टम को और क्या कहते हैं, इमोशनल ब्रेन। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस डेवलप होते हैं लाइक लव एंड अफेक्शन, एंगर एंड रेज, अराउजल, एक्साइटमेंट, ये जितने भी इमोशंस हैं, इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको, उनका जो सिस्टम होता है उनको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और उस लिम्बिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ अलग दूसरे स्ट्रक्चर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं लाइक सिंगुलेट गायरस, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, थैलेमस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ओके, एक एमाइगडेला भी होता है इसमें जो कि हमारे ब्रेन का फियर सेंटर होता है। हमें डर का एहसास होता है एमाइगडेला की वजह से। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। वेल यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, सबसे पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। बिल्कुल, ये हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो होम्योथर्मल होते हैं, मींस वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जिन एनिमल्स के अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं बाय मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और ये रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अगला फंक्शन क्या लिखा है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। वेल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वेल बैलेंस्ड साल्ट, आयन एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन विद इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर साल्ट का, आयन का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना ही क्या कहलाता है,
ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए भी हमारा हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज़ द हंगर, थर्स्ट एंड सेटाइटी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। जैसे जब कभी भी हमें भूख लगेगी तो इसका एहसास हमें कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस करवाएगा। जब प्यास लगेगी तो कौन करवाएगा इसका एहसास? हाइपोथैलेमस करवाएगा। जब हम किसी भी चीज़ की फीलिंग से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जैसे हमारा पेट भर जाएगा, तो वो एक आएगा ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सेटाइटी, ये भी कौन करवाएगा? ये भी हाइपोथैलेमस करवाएगा। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हो गए। ओके, बेसिक फंक्शंस यही है, क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब आगे की चीज़ें, हाइपोथैलेमस को बच्चों देखो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। बहुत कमाल की बात है। हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए। एक तो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो नर्वस सिस्टम है इसमें नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स एंड अदर न्यूरोग्लियल सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो मास्टर ग्लैंड होता है उस ग्लैंड को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सीक्रीशंस होते हैं उनको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो मास्टर ग्लैंड का रेगुलेशन किसी दूसरे स्ट्रक्चर के पास है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिंक कर रहा है नर्वस सिस्टम को किसके साथ? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इसके कनेक्शंस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब इस हाइपोथैलेमस के साथ इसके एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कनेक्शन है वो अलग है, और उस कनेक्शन को क्या कह रहे हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ओके, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ इसका जो कनेक्शन है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इन दोनों कनेक्शन को समझने के लिए हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, फिर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कनेक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे हाइपोथैलेमस इन दोनों कनेक्शन की मदद से पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। वेल, लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी अ डायग्राम, उससे ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सपोज के दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हाइपोथैलेमस का ही नर्वस एक्सटेंशन होता है, और जैसा कि बताया गया अभी आप लोगों को कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा,
लाइक हाइपोथैलेमस, जैसे हाइपोथैलेमस है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। वेल, अब इन दोनों पिट्यूटरी के पार्ट्स में हाइपोथैलेमस से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं। जैसे ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ इस हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन है वो क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है। लेट्स सी ये सिस्टम कैसा होता है। वेल, यहाँ पे जो पोर्टल सिस्टम आपको दिख रहा है ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म का, उसे कह रहे हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब तो पहला सवाल यही उठता है कि ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारी बॉडी का नॉर्मल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है। देखते हैं क्या है नॉर्मल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म, यहाँ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये कोई ऑर्गन है, ठीक। अब हार्ट से ब्लड सप्लाई होगी इस ऑर्गन में, हार्ट से इस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हुई। ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हुई किसकी हेल्प से, ऑब्वियसली आर्टरी की हेल्प से। इस ऑर्गन ने ब्लड को रिसीव किया। ब्लड को रिसीव करने के बाद इस ऑर्गन के टिश्यू के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क था, जो इस आर्टरी और फिर यहाँ से जो ड्रेन होने वाली वेन होगी, उन दोनों के फ्यूजन से बनेगा। मतलब इसके अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क होगा। ठीक, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ये ऑर्गन यूटिलाइज कर लेगा और मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड में रख देगा। फिर ये ब्लड अब इस ऑर्गन से ड्रेन होकर के वापस हार्ट में पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेन की मदद से। ये तो नॉर्मल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म हो गया कि हार्ट ने ब्लड सप्लाई करा किसी ऑर्गन को और उसके बाद फिर ड्रेन कर लिया गया। लेकिन अगर किसी ऑर्गन ने ब्लड रिसीव किया और वापस से उस ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन में फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ब्लड को किसी दूसरे ऑर्गन में ड्रेन किया गया किसी काम के लिए, स्पेशल काम के लिए, है ना, तो फिर उस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट होता है जिसका नाम लिखा हुआ है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और दूसरा प्रेजेंट होता है हमारे गट और लिवर के बीच में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई हुई है हार्ट से हाइपोथैलेमस में, वो ब्लड अब हाइपोथैलेमस से सीधे हार्ट में जा करके कहाँ पहुँच रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिनमें 6 तो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं और 3 इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको भेजा जाएगा किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ताकि इसके जो सीक्रीशंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके,
और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आप डाइजेशन वाले चैप्टर में या नहीं तो आप जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ पढ़ते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारे गट में जो न्यूट्रिएंट्स और जो कुछ भी चीज़ें हम खाते हैं जो एब्जॉर्ब होता है वहाँ के कैपिलरी नेटवर्क में, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन में, उसे पहले हमारा लिवर मॉनिटर करता है और उसके बाद वापस से उसे नॉर्मल सर्कुलेशन में भेजा जाता है। तो उसका सिग्निफिकेंस वो है। ठीक है, ये तो बात हो गई हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच के कनेक्शन की। ठीक, अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन क्या होता है। वेल यहां देखो, अब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इज द कनेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की। क्या लिखा है? टोटल 9 फैक्टर्स आर सेंट टू एंटीरियर पिट्यूटरी वाया दिस सिस्टम टू रेगुलेट फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। बिल्कुल, 6 रिलीजिंग फैक्टर्स, जिनमें 6 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, एंड 3 इनहिबिटिंग फैक्टर्स। रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से हार्मोन्स के लिए है? ग्रोथ हार्मोन के लिए, ओके, प्रोलैक्टिन के लिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए और गोनेडोट्रोपिन्स के लिए। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन होते हैं? FSH एंड LH। है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये वो दोनों हार्मोन होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और गोनैड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। इन दोनों हार्मोन के रिलीज के लिए जो फैक्टर हाइपोथैलेमस से आता है उन्हें क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स कह देंगे। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए और गोनेडोट्रोपिन्स के लिए, इन 6 हार्मोन्स के लिए रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आएंगे? हाइपोथैलेमस से आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं ये बना हुआ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जिसका डायग्राम अभी 2 मिनट में पहले मैंने आपके लिए बनाया है ना। ओके, ये आप यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है, यहाँ हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स हैं। 2 ऑर्गन के बीच में जो ब्लड को पहुंचाने वाला स्ट्रक्चर होता है, डक्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पोर्टल वेन कहेंगे। तो ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का पोर्टल वेन है, इसलिए क्या कह रहे हैं? इसे हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन कह रहे हैं। वेल, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ हार्मोन्स कहाँ से आएंगे? हाइपोथैलेमस से आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ लिखा भी हुआ है, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द पोर्टल सिस्टम फॉर ट्रांजिट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी and these hormones now will regulate the secretions of anterior pituitary। ओके, तो 6 रिलीजिंग फैक्टर्स आ गए और 3 इनहिबिटिंग फैक्टर्स आएंगे। ग्रोथ हार्मोन के लिए रिलीजिंग फैक्टर भी है और देखो इनहिबिटिंग फैक्टर भी है। प्रोलैक्टिन के लिए रिलीजिंग फैक्टर भी है और इनहिबिटिंग फैक्टर भी है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए भी रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर दोनों हैं। जबकि TSH, ACTH और गोनेडोट्रोपिन्स के लिए सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं, कोई इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से नहीं आता है। ये बात हो गई किसके किसके बीच की? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच की। इनके बीच में कनेक्शन कैसा होता है, इस कनेक्शन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर ये हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करता है। ओके, अब देखते हैं आगे। चलो, वेल, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। देखो बच्चों, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं ये वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है किसी केमिकल को सिंथेसाइज करने की और फिर उसे रिलीज करने की। आई बात समझ में? इसलिए इन न्यूरॉन्स को न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, इनके बीच का
जो कनेक्शन है वो इन्हीं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की वजह से है। आप ये जान लें कि posterior pituitary is nervous extension of hypothalamus। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस का ही नर्वस एक्सटेंशन होता है, इसलिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन उनको रिलीज कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कर रहा है। ओके, फिर देखो लिखा ही हुआ है ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द नर्वस एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, सिक्रीटरी मीन्स सिक्रीशन करने वाला, तो वैसी कोशिकाएं, वैसी सेल्स जो कुछ सिक्रीट करेंगी न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स को क्या कह देंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कह देंगे। फिर यहाँ एक नई बात लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइजेस ऑक्सीटोसिन एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइजेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यहाँ जो न्यूक्लियाई लिखा हुआ है ये कौन सी चीज़ है ना? सुनो ध्यान से, आपने ये पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि जो न्यूरॉन होता है उसके प्रोसेसेस होते हैं, और बिकॉज ऑफ लॉन्गेस्ट प्रोसेस जिसे आप एक्सॉन कहते हैं, ये फाइब्रस एपियर होता है, इसलिए एक न्यूरॉन को नर्व फाइबर भी कह दिया जाता है ना? जो शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ओके, तो एनाटॉमिकली देखें तो सेल में दो पोर्शंस बन गए हैं, दो पार्ट्स बन गए हैं सेल के, एक जिसे हम साइटॉन कहते हैं और दूसरा जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है उसी साइटॉन का। ओके, अब अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इट मीन्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे साइटॉन एक जगह कलेक्ट हो रहा है, जमा हो रहा है, उसका कलेक्शन हो रहा है, तो उसके कलेक्शन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? उसे न्यूक्लियाई बोलेंगे। और उन्हीं न्यूक्लियाई की ही वजह से जब उसका बहुत बड़ा कंडेंस मास बनता है तो उसी से ही ग्रे मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ में? और इतना ही नहीं, अगर एक्सॉन का कलेक्शन हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इट मीन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्सॉन का कलेक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बनेगा? उससे बनेगा ट्रैक्ट। क्या बनेगा? ट्रैक्ट बनेगा। और ये जो ट्रैक्ट होता है इसी के कंडेंस्ड मास की वजह से, इसके काफ़ी ज़्यादा जमा होने की वजह से वाइट मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो एक्सॉन होता है वो माइलिनेटेड होता है, और माइलिन शीथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन क्या है? मेजॉरिटी क्या है उसमें? लिपिड है, जो वाइटिश इन एपियर होता है। कैसा एपियर होता है? वाइटिश एपियरेंस होता है उसका, इस वजह से उसे वाइट मैटर बन जाता है। ओके, हाँ, फिर ये लिखा हुआ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का मतलब आपने समझ लिया। तो जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखें आप, दिस इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये रहा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जिसमें दो न्यूरॉन है, मैग्नो सेलुलर एंड परवी सेलुलर न्यूरॉन। ये आपको उतने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये जान लेना है कि पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है इससे सिंथेसिस किसका होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आप एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, इसे लव हार्मोन कहते हैं, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इस हार्मोन की वजह से एक इंटीमेट कनेक्शन डेवलप होता है मदर और ग्रोइंग चाइल्ड के बीच में। आई बात समझ में? वेल, फिर दूसरा जो न्यूक्लियाई है वो है सुप्राऑप्टिक, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ सिक्रीशन किसका होगा? यहाँ सिंथेसिस किसका होगा? वैसोप्रेसिन का, जिसे आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। आई बात समझ में? और फिर इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज कहाँ से कर दिया जाएगा? इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें या वैसोप्रेसिन की बात करें, दोनों हार्मोन सेम हैं। इनके फंक्शन की वजह से इनके दो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, हार्मोन एक ही होता है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरेसिस यानी कि
एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को कम करता है, घटाता है। आई बात समझ में? कैसे करता है ये हार्मोन एक्ट करता है किसके ऊपर? डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और वहाँ से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करता है, जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बाहर आता है और वाटर का लॉस जो है वो कम हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसके बारे में और डिटेल में आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। अब आगे देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का कनेक्शन है। ओके, तो इससे ज़्यादा आपको अब नहीं पढ़ना है हाइपोथैलेमस के अंदर। दिस इज़ द कंप्लीट कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अबाउट द हाइपोथैलेमस। थैंक यू सो मच।